वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सब सहारन अफ्रीका पढ़ रहे हैं और उसके तहत हम आज जो टॉपिक करेंगे वो है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ सब सहारन अफ्रीका। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, और उसमें भी ख़ास तौर पे जब हम सब सहारन अफ्रीका पढ़ते हैं। इसके तहत सब टॉपिक्स कौन कौन से कवर हो जाएंगे आपके? इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम इस रीजन की, इनकम्स, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली साइज, languages in sub-Saharan Africa, religion, ethnic division and civil wars, HIV and AIDS in sub-Saharan Africa, tourism potential। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप बहुत सी चीज़ों को आज समझेंगे। देखिए, जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो सब सहारन अफ्रीका के बारे में हम क्या जानते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये रीजन वर्ल्ड में वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज़ के लिए जाना जाता है, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस के रूप में, या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ LDCs के रूप में जाना जाता है सब सहारन अफ्रीकन एरिया। उसके कारण क्या है, हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक सीधा सा एस्पेक्ट है और वो है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑथर ने इसे 1 to 5 बांटा हुआ है कि कौन सी कंट्री इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 5 पोजीशन पर खड़ी है और कौन सी फर्स्ट पर खड़ी है, फिर बीच में सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर खड़ी है। इस पर डिपेंड करता है कि किसी कंट्री में, जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये जो इंडेक्स है इसमें स्टेज 5 पे खड़ी है, पोजीशन 5 पर खड़ी है, तो नेचुरली इसका सीधा मीनिंग ये है कि वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन बहुत है, बर्थ रेट बहुत ही कम है, डेथ रेट बहुत ही कम है, फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है, नए चाइल्ड ऐड नहीं हो रहे पॉपुलेशन में उस लेवल पर, और पॉपुलेशन जो है वो एजिंग है, एजिंग पॉपुलेशन है। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो है वो GDP में बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जो मेन कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हो रहा है। पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो शायद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भी बाद आती हैं, जैसे कि IT, कम्युनिकेशंस, आज की डेट में रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें, टूरिज़्म। सो पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का दबदबा है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग अर्बनाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, हाई लेवल ऑफ GDP ग्रोथ रेट, लार्ज साइज ऑफ इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन, फीमेल इज़ हाईली पार्टिसिपेटिंग इन द वर्क proportion, वर्क पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का बहुत ज़्यादा है, तो बर्थ रेट नेचुरली कम है अर्बनाइजेशन और उस फैक्टर की वजह से, अच्छी मेडिकल असिस्टेंस है तो डेथ रेट कम है, जीवन लंबा है बहुत, और फर्टिलिटी रेट भी कम है बहुत, और जनसंख्या एजिंग की ओर बढ़ रही है। दुनिया के विकसित मुल्कों में यही चीज़ नज़र आती है और वो 5वें स्थान पर हैं, द डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी ओर जब आप पहले की बात करते हैं स्टेज 1 की, तो बिल्कुल इसके उलट चीज़ें नज़र आती हैं। सोसाइटी बहुत स्ट्रांगली रूरल है, सोसाइटी रूरल है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मेन स्टे है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी, और क्योंकि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी ही मेन स्टे हैं, इसकी वजह से उसको लेबर चाहिए, परिवार का साइज़ बहुत बड़ा है, तो लार्ज फैमिली साइज़ है, बहुत बड़ा है, फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मेडिकल असिस्टेंस उतनी नहीं है, लोगों में जानकारी उतनी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वुमेन अभी बाहर जाकर के कामकाज में उस तरह से शहरी कामकाज नहीं कर रही है, इसकी वजह से आपको फर्टिलिटी रेट हायर नज़र आ रहा है, बच्चे मर भी बहुत रहे हैं, मेडिकल असिस्टेंस नहीं है तो बर्थ रेट काफ़ी हाई है। इस स्टेज में डेथ रेट भी हाई है क्योंकि बीमारियां फैलती हैं, सूखा पड़ता है, फैमिन आते हैं, फूड स्कार्सिटी होती है, और टेक्नोलॉजी नहीं है, मेडिकल सर्विसेज उतनी नहीं है, वैक्सीनेशंस की कमी है,
जीवन उतना लंबा नहीं है, तो डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें, फैमिली साइज़ लार्ज हैं, इनकम्स बहुत ही कम है, लिविंग स्टैंडर्ड उतना बेटर नहीं है, एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटी पर लोग टिके हुए हैं, बाज़ारों की उतनी बड़ी भूमिका नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, पिछड़ापन है। ये स्टेज 1 में नज़र आता है। इस तरह से आप स्टेज 1 से 5 तक जाते हैं प्रोसीड करते हुए। हमने पिछले लेक्चरों में ये बहुत अच्छे से समझाया है, इसे दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। तो एक इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, और उसमें जिस स्टेज पर आप होते हैं वो आपको इन इंडिकेटर्स के ऊपर एक्सप्लेन कर देता है वो स्टेज, कि आप कहाँ खड़े हैं। ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, इसी तरह से अगर हम सब सहारन अफ्रीका को देखें तो उसकी मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 1 या 2 पर खड़े हैं, स्टेज 1 या 2 पर हैं। अगर हम रिच कंट्रीज़, एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रिच इन कंट्रीज़ की बात करें तो बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका, ये भी अभी 3 और 4 पर ही हैं, 3 और 4 पर अपनी पोजीशन बनाए रखने में कामयाब हो रहे हैं। 5 पर तो ये भी नहीं गए, और मेजॉरली बाकी सब 1 और 2 पे हैं। जो 1 और 2 पे हैं उनमें कुछ ही शहर ऐसे हैं, उन कंट्रीज़ में कुछ ही सिटीज़, कुछ ही लोकेशंस ऐसी हैं जो शायद स्केल 3, स्टेज 3 लेवल की इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये पता लगा पाएँ कि मेजॉरली अफ्रीका इन 2 स्टेजेस में ही लाए करता है। कौन सा अफ्रीका? सब सहारन अफ्रीका, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो जीवन भी उसी से जुड़ा हुआ है, फिर उसी तरह से जीवन आगे बढ़ता है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे आज की डेट में, तो जो इकोनॉमी में जो मेन स्टे है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर जो है वो लार्जली सबसिस्टेंस है। सो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फॉलो होता है। ओके, यानी कि गुजारे लायक खेती होती है। कोई बहुत प्रोग्रेसिव, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, कोई अच्छी खासी मैकेनाइजेशन की सपोर्ट से, या बहुत ही प्रोग्रेसिव सीड्स की मदद से, बीजों की मदद से, या बहुत सारे इनोवेशंस के तरफ से कोई अच्छे खासे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। कोई बहुत सरप्लस एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस है। तो जब एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस हो जाता है, जीवन योग्य ही एग्रीकल्चर होता है, उसका बाज़ार से ज़्यादा बड़ा संबंध नहीं होता है, वो इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन उतना ही दे पाता है जितने में वो इकॉनमी लोगों को एक बुनियादी से स्तर पर बचाए रख सके, लोगों का जीवन स्तर एक बेसिक लेवल तक मेंटेन रह पाता है। और ऐसे समाज में, ऐसे राष्ट्रों में जहाँ पर ये चीज़ हमें नज़र आती है, उसमें अपनी अधिकतर ज़रूरतों की पूर्ति, ख़ास तौर पर इस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में जो लेबर की पूर्ति है वो घरों से ही होती है। और यही कारण है कि यहाँ पर आपको फैमिली साइजेस बड़े मिलेंगे। तो सब सहारन अफ्रीका की एक निशानी है कि लार्ज फैमिली साइज़ है। आप अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो सब सहारन अफ्रीका में 5 है। कैन यू इमेजिन, दिस इज़ 5। और हमने रिप्लेसमेंट लेवल नोटिस किया हुआ है, वो 2.1 होता है। मतलब एक औरत अपनी फर्टाइल एज में सब सहारन अफ्रीका रीजन में 5 बच्चों को जन्म देती है, इतना फर्टिलिटी रेट है यहाँ पर। और जबकि अमूमन जन्म 2 बच्चों को दे दिया जाए तो वो बहुत है, लेकिन यहाँ 5 बच्चे। कहीं कहीं पर जैसे माली, नाइजीरिया, यहाँ पर फर्टिलिटी रेट 7 है। एक औरत अपनी फर्टाइल एज में 7 बच्चों तक को जन्म दे रही है। इतने लार्ज फैमिली साइज़, ऊपर से सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो फिर इनकम क्या होगी इन लोगों के पास? इनकम का लेवल क्या होगा? और जब इनकम का लेवल इतना पुअर होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड में क्या ही इंक्लूड होता होगा? जिस तरह का मौसम है उसके अनुकूल रह लेते होंगे, जिस तरह के रिसोर्सेज अपने खेतों से, जंगलों से मिलते होंगे, उसी तरह के घर बना लेते होंगे। तो समाज अधिकतर ग्रामीण है, रूरल है सोसाइटी।
और उसकी निशानी है कि अगर आप सब सहारन अफ्रीकन रीजन में वेस्ट अफ्रीका को पकड़ेंगे तो वेस्ट अफ्रीका में आपको मेजॉरली कंट्रीज़ में 30-32% तक कार्बनाइजेशन ही नज़र आएगा। इवन नाइजीरिया में और बर्किना फासो में तो आपको 20% तक का ही अर्बनाइजेशन नज़र आएगा। तो अर्बनाइजेशन के लेवल पर बहुत ही पिछड़े हुए हैं, ये भी इस बात से प्रमाणित होता है। तभी ठीक है, वरना यहाँ आ जाओ, एसी तो नहीं लग रहा डायरेक्ट। ओके, सो लिविंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी लो, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग नहीं है। जीवन को बेहतर बनाने वाली साधन जैसे कि कोई रेफ्रिजरेटर, कोई फ़ैन, कूलर, एसी, इस तरह की चीज़ों की, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ों की मांग उतनी अधिक नहीं है। ऑटोमोबाइल की मांग उतनी नहीं है, लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है। ओके, सो इनकी मांग कम है, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे की ओर है। अब जब इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है कि आप एग्रीकल्चर ही पर डिपेंड हैं और वो एग्रीकल्चर भी सबसिस्टेंस है, जिस ताने बाने से ये आंकड़ा निकल रहा है कि फर्टिलिटी रेट वहाँ पर बहुत है, कमाई बहुत कम है लेकिन सदस्य बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें उस कमाई पर पालना है, तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि उन लोगों को आप बेहतर एजुकेशन दिला सकें, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी दे सकें। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा सेगमेंट एजुकेशन वाइज स्किल्ड नहीं है, उनकी एजुकेशन उतनी बेहतर नहीं है। हाँ, अगर हम पूरे सब सहारन अफ्रीकन रीजन की बात करें तो 750 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की, और ऐसे में एक तबका है जो एजुकेटेड है, तभी तो वहाँ की गवर्नमेंट्स रन हो रही हैं, तभी तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म हो पा रहे हैं, और तभी तो वहाँ पर जो कुछ ग्लोबलाइजेशन है वो है इन लोगों की वजह से। तो एक लेवल ऑफ पीपल हैं जो स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, एडवांस्ड हैं टेक्नोलॉजिकली, वो सरकारें बना रहे हैं, चला रहे हैं, और वही आर्थिक विकास का इंजन बने हुए हैं, वो ग्लोबलाइजेशन में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। लेकिन वो एक्सेप्शन है। जो लार्जर ट्रेंड है सोसाइटी का वो यही है कि सोसाइटी अपने तक सीमित है, सोसाइटी क्लोज्ड है, कोई बहुत बड़े स्केल ऑफ इंटरेक्शंस नहीं हैं। आई बात समझ में? और इस परिस्थिति का सीधा नतीजा ये निकलता है कि जब आप उस स्तर पर कमा ही नहीं रहे हैं तो सरकारों को पे क्या करेंगे, सरकारों के पास क्या जाएगा। तो ऐसे में अधिकतर लोग जो हैं अपने बूते ही कामकाज कर रहे हैं। तो डोमिनेंस है इस रीजन में इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का, तो उस इकोनॉमी के इनफॉर्मल सेक्टर का दबदबा है। वही बात कर लीजिए आप, इनफॉर्मल सेक्टर वही रेहड़ी पटरी, वो सब चीज़ें, अपनी खुद की दुकानें, स्टोर, रेहड़ियाँ, खुद के काम काज, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है। सो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज़ डोमिनेटिंग। और जब इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेटिंग होता है तो हो ये जाता है कि इनफॉर्मल सेक्टर रिटर्न अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। इनफॉर्मल सेक्टर की प्रॉब्लम है कि वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रह जाता है, तो गवर्नमेंट उसे टैक्स नहीं कर पाती। और इकोनॉमी में जब यही डोमिनेंट है और यही जब टैक्स के एम्बिट से बाहर है तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के कोई सोर्सेज उतने रह नहीं जाते। और गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू के सोर्सेज ही नहीं होंगे तो फिर गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंटल फंक्शंस बेहतर कैसे करेगी, और जो पब्लिक को सपोर्ट करने लायक सर्विसेज है वो कैसे रन करेगी। और ऐसे में अगर हम पब्लिक सपोर्ट मेजर्स नहीं कर पा रहे हैं, वेलफेयर पॉलिसीज़ नहीं चला पा रहे हैं, तो एक ऐसा समाज जो ऑलरेडी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में जी रहा है, जहाँ पर बड़ी आबादी भूखमरी में है, यानी कि हंगर में है, बेरोज़गारी में है, अनएम्प्लॉयमेंट, पिछड़ेपन, बैकवर्डनेस में है, गरीबी में है, पॉवर्टी में है, माल न्यूट्रिशन है वहाँ पर। ऐसे में अगर हम वेलफेयर योजनाएं नहीं चला रहे हैं तो फिर हम उन लोगों को उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। पर वेलफेयर योजनाएं चलाने लायक सरकारों के पास पैसे भी होने चाहिए, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो इकोनॉमी है उसमें जो डोमिनेंस है वो इनफॉर्मल सेक्टर का घटे और फॉर्मल सेक्टर का बढ़े। तो जो कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मल सेक्टर है वो हैवीली टैक्स्ड है
और इसके कारण से उसे ही जो सरकार चलाने के खर्चे हैं और जो सरकार की कुछ मैंडेटरी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है या पावर सप्लाई है, ये कुछ सरकार की बुनियादी ज़रूरतें हैं जो सरकार को देनी है जनता को, वरना सरकार खुद भी नहीं रन हो पाएगी। तो सरकार को खुद को चलाने के लिए और सरकार की इन कुछ बुनियादी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने के लिए जो सरकार को पैसा आ रहा है वो कुछ मुट्ठी भर फॉर्मल सेक्टर में एग्जिस्ट कर रही इंडस्ट्रीज़, कमर्शियल हाउसेस, बिजनेसेस हैं जो पे कर रहे हैं, वो हेविली टैक्स्ड हैं। तो ये चीज़ इन्वेस्टमेंट के माहौल को भी बिगाड़ती है। ऐसे में जब कोई प्लेयर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहता है, बड़ी इकॉनमी बनाना चाहता है, तो उसको पहले ही इस बात का आभास रहता है कि इस कंट्री में फॉर्मल सेक्टर के अंदर टैक्सेशन बहुत हैवी है और ऐसे में ग्लोबली अगर मुझे कॉम्पीट करना है तो मैं इतने हैवी टैक्स सिस्टम के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मुझे निवेश नहीं करना है यहाँ पर। इसलिए चीज़ें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट होती हैं। ओके, लेकिन हाँ, आज की मौजूदा सच्चाई यही है। और जब ऐसी परिस्थितियाँ फिर हों, रेवेन्यू सरकार के पास कम हो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, तो फिर लोगों में एक होड़ होती है अपना विकास, अपनी तरक्की के लिए खुद प्रबंध करना पहला। तो इसके लिए वो कोई भी रास्ते अपनाने को तैयार है और उसके लिए एक रास्ता नज़र आता है कि शहरों की ओर बढ़ा जाए। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ही मजबूत है यहाँ पर। विश्व भर में ये वो इलाके हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन के सेंटर्स के रूप में जाने जाते हैं। यही वो इलाके हैं जो दुनिया भर के सबसे पिछड़े इलाकों में भी जाने जाएंगे। यही वो इलाके हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी पिछड़ों में जाने जाएंगे, जहाँ पर नए आते हुए युवाओं के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि वो आगे तरक्की कर सकें। और यही वो इलाके हैं जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों की ओर जा कर के बसेंगे। शहरों में अगर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ तो हाई राइज बिल्डिंग, बिजनेसेस, ऑफिसेज सब कुछ हैं और उनके लिए सुविधाएं भी हैं, लेकिन उनके बाहर द पेरिफेरल एरियाज़, वहाँ पर लोग अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। वहाँ पर वो सिटी किन्हीं तरह की कोई सर्विसेज पहुँचा नहीं पा रही, तो कोई सैनिटेशन के प्रबंध नहीं हैं, कोई बेसिक सर्विसेज जो अम्यूनिटीज़ होती हैं अर्बन एरिया से कनेक्टेड वो वहाँ पर नहीं है, लॉलेसनेस है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर नहीं है। तो लोग उन स्लम्स में बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे हालात होने के बावजूद भी मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया भर में वन ऑफ द लार्जेस्ट वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स इसी रीजन में पैदा हो रही हैं। ऐसे दयनीय हालात हैं, फिर भी लोग उस ओर जा रहे हैं। आप पता लगा लीजिए कि जिन इलाकों से वो आते हैं, उन ग्रामीण इलाकों में, उन पिछड़े इलाकों में कितनी बदहाली का माहौल होगा कि उन्हें शहरों में उन परिस्थितियों में रहना, जीना भी मंजूर है, जबकि वो जानते हैं कि वहाँ मनुष्य के जीवन योग्य किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं है। इससे बीमारियाँ और फैलती हैं, इससे क्राइम बढ़ता है और इससे फिर समाज को नुकसान पहुँचता है। इससे नुकसान इन्हीं मुल्कों को पहुँचता है क्योंकि टूरिज़्म को नुकसान पहुँचता है। बीमारियों से ग्रसित किसी इलाके में या फिर कैओस से या क्राइम से ग्रसित किसी इलाके में आप नहीं जाना चाहेंगे। इससे निवेश को भी नुकसान पहुँचता है, इन्वेस्टमेंट भी इससे चूक जाती है। ओके, एक तरह से ये सब सहारन अफ्रीकन रीजन जो है, ये पूरे वर्ल्ड के जो बड़े डेवलपमेंट सेंटर हैं उन्हें कोर बना करके खुद उनकी पेरिफेरी बना हुआ है। मतलब अब तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि कोई भी एक रीजन है उसमें एक कोर होता है और उसी के आसपास एक पेरिफेरी होती है, लेकिन अगर आप सब सहारन अफ्रीका को देखेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड को एक के डेवलपमेंट सेंटर को, जो बड़ी डेवलपमेंट ओरिएंटेड सिटीज़ हैं, उनको कोर बना करके खुद उनके लिए पेरिफेरी बना हुआ है। यानी कि उन रीजन्स की और फूड भी यहाँ से जाता है, रॉ मटेरियल भी यहाँ से जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ से जाते हैं और लोग भी यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए, मिनरल्स जाते हैं। और इस तरह से जब कोई रीजन पेरिफेरी बन जाता है तो आप ये जानते हैं कि वहाँ से जो भी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं या एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनका लाभ स्वयं वहाँ पर रह रहे लोगों को नहीं मिलता है, वो उसका लाभ नहीं कमा पाते हैं। आई बात समझ में?
बस ऐसा ही सब सहारन अफ्रीकन रीजन में हो रहा है। और इसी कारण से परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि रिसोर्सेज पर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स का कंट्रोल है। वो ग्रुप्स जिन्होंने कॉलोनियलिज्म के समय में अपने कॉलोनियल मास्टर्स के साथ संपर्क बना लिए और समय बीत जाने के बाद, आज़ादी के बाद भी उन संपर्कों को बनाए रखा ताकि इनकी खुद की प्रिविलेज्ड पोजीशन मेंटेन रहे। और अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन को ये आज भी मेंटेन किए हुए हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज से लेकर के पॉलिटिकल पावर तक सब इनके कंट्रोल में है। और जिस मुल्क में और जिस रीजन में भविष्य में विकास की कोई संभावना आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप मौजूदा समय में ऐसे कोई रिफॉर्म्स कर ही नहीं रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, यूथ एजुकेशन और स्किल्स की तरफ जा ही नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनको बढ़ोतरी मिल ही नहीं रही है। तो ऐसे में जब आपको दिखता है कि भविष्य में ऐसे कोई अवसर नहीं है, तो आप ये जानते हैं कि जनता लंबे समय तक आपको ऐसी पोजीशन पे बैठे नहीं रहने देगी। तो आप हर प्रयास करते हैं अपनी इस पोजीशन को बनाए रखने के लिए, और इसी से करप्शन की शुरुआत होती है। तो जिस समाज में संभावनाओं के अवसर ना हो, जिस समाज में अधिकतर वर्ग आर्थिक, शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनली वीक हो, पुअर हो, जो सवाल करने की, प्रश्न करने की क्षमता ना रखता हो, उस समाज में डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, ऑथोरिटेटिव सेटअप, पॉलिटिकल करप्शंस, सिविल राइट्स क्राइम्स, सिविल वॉर्स, ये आम बात हो जाती है। और ऐसा ही आपको सब सहारन अफ्रीकन रीजन में नज़र आता है। ये यहाँ की निशानी है। उसके कारण हम समझ ही रहे हैं कि ऐसा क्यों है। ओके, सो यहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लेकिन लाभ किन्हीं और मुल्कों को मिल रहा है। यहाँ के लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लाभ कोई और ले रहा है। उसका नुकसान इनके पर्यावरणों को हो रहा है, उसका नुकसान यहाँ पर रह रहे बहुत सारे डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स, क्योंकि उनके जंगलों को हो रहा है तो उनको भी नुकसान हो रहा है, उनके रेगिस्तानों को, उनके पठार यानी कि प्लेट्यूज़ को, उनके जंगलों को, उनकी नदियों को नुकसान पहुँच रहा है। इसका मतलब उनका जीवन का स्तर गिर रहा है एक पेरिफेरी रीजन के होने के नाते। लेकिन किन्हीं की अर्थव्यवस्था बहुत ही विकसित हो रही है। कोई मुल्क ऐसे हैं जो बहुत डेवलप हो रहे हैं। ऐसा सिस्टम हमें सब सहारन अफ्रीकन रीजन में नज़र आता है। चलने देना, पानी पिए चलने। इनफॉर्मल सेक्टर होने के नुकसान क्या होते हैं? देखिए, जब भी किसी राष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट का लेवल गिरता है तो लोगों के पास ऑप्शन यही बचता है कि वो अब सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, इकॉनमी उतनी ज़्यादा इनफॉर्मलाइज होती चली जाती है। यानी कि अनअकाउंटेड, अनआंसरेबल, अनरेगुलेटेड, अनकंट्रोल्ड, नॉन टैक्स्ड सिस्टम्स, इंडस्ट्रीज, कंपनीज। मैंने वर्ड यूज़ किया इंडस्ट्रीज कंपनी, जबकि एक्चुअली में वो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज नहीं होती। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बात करता हूँ, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट जिस रोड पर है, अब यहाँ पर दिन ब दिन रेहड़ियाँ, दुकानें, जूस कॉर्नर्स, चाट, टिक्की, भल्ले, पापड़ी सब खुलता चला जाएगा। पूछ कर देखिए तो रोज़गार नहीं है। तो पेट भरने के लिए स्वयं रोज़गार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बट ये इकोनॉमी इनफॉर्मलाइज हो रही है। और इनफॉर्मलाइजेशन के क्या नुकसान होते हैं? वो ये होते हैं कि अब यहाँ पर अगर आप इस रोड पर देखेंगे तो ये आपको जितने भी छोटे छोटे फूड कॉर्नर दिखते हैं, ये इनफॉर्मल है। तो उन फूड कॉर्नर्स पर काम कर रहे हैं स्टाफ को आप नोटिस करिएगा।
आपको गाड़ियों में प्लेटें पकड़ाने वाला और प्लेटें ले जाने वाला बच्चा नोटिस करिएगा, या थोड़ी सी बड़ी उम्र का व्यक्ति होगा, कोई 16-18 साल से ज़्यादा नहीं होगा। तो फुर्ती बहुत होती है, तेज़ी से भागते फिरते हैं। क्या आपको ऐसा नज़र आएगा कि उसको कंपनी किसी तरह के कोई बेनिफिट्स दे रही है? कोई वर्किंग आवर्स के बेनिफिट, कोई लीव बेनिफिट्स, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कोई पीएफ फंड कंट्रीब्यूशन, कोई ईएसआई कार्ड बेनिफिट, कुछ भी, बी इट एनीथिंग? या आपको लगता है कि किसी तरह के कोई रेगुलराइज्ड वेजेस दिए जा रहे हैं? नहीं। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी की मुख्य समस्या ये होती है कि ये सभी चीज़ों को इनफॉर्मलाइज कर देती है, और इससे फिर नागरिक कल्याण जो है वो बाधित हो जाता है। यानी कि जो सिटीजन्स का वेलफेयर है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, बाल श्रम होता है, चाइल्ड लेबर कराई जाती है, फीमेल के अधिकारों का दमन होता है, जो लेबर फोर्स है उसे उसके बनते अधिकार नहीं दिए जाते हैं, और राष्ट्र को भी नुकसान होता है क्योंकि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र के पास नहीं पहुंचता जो टैक्स के रूप में पहुंचना चाहिए था। और बड़ी बात यह है कि इनोवेशन नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होती। मैंने अपने इकोनॉमी के लेक्चर में भी ये संदर्भ उठाया था कि एक बार प्रधानमंत्री जी कहते थे एक इंटरव्यू में, एएनआई को दिया था शायद, या फिर जी न्यूज़ को दिया होगा, लंबे समय से इंटरव्यू उन्हीं दो चीज़ों को पास ही जा रहे हैं, इसके अलावा कहीं और दिया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो वो बता रहे थे जी कि आप लोग कहते हैं नौकरी नौकरी, तो जो एक युवा, एक लड़का पकौड़े बना रहा है, तो क्या आप इसे काम नहीं गिनेंगे? क्या इसे काम गिनेंगे? इससे इनकम होती है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। पर अगर ऐसा माहौल बन गया देश में कि लोग पकौड़े बना रहे हैं, भजिया बना रहे हैं, कुलचे छोले बना रहे हैं, परोठे बना रहे हैं, ऐसा माहौल बन गया अगर देश में, तो रॉकेट नहीं बनेंगे। और फिर जब रॉकेट नहीं बनेंगे तो वो पकौड़े बनाने वाले के पास जोमेटो पे ऑर्डर नहीं आएगा। उसके लिए अपन को सैटेलाइट चाहिए, उसके लिए अपन को इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए स्पेक्ट्रम चाहिए और इनोवेशन चाहिए, हमें डिवाइसेस चाहिए। और पकौड़े पकौड़े बनाने वाली इकॉनमी में इतनी ताकत नहीं होगी कि ये सब चीज़ों को इंपोर्ट कर लें अपन, क्योंकि अपन यहाँ से पकौड़े एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, खाएगा भी नहीं कोई, क्योंकि दुनिया भर के अधिकतर मुल्कों में बीफ खाया जाता है। हम बीफ के तो पकौड़े बनाने से रहे, बचपन से हम ऐसे लिख रहे हैं, गऊ हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है कि नहीं? आगे कुछ है भी नहीं, माता है सत्य, मैं मानता हूँ भाई, कोई माने या ना माने, उन्हीं के दूध से हम पोषित हुए हैं, तो मैं इसे मानता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इनफॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस आते हैं। वो पेट भरने का एक जुगाड़ तो हो सकता है, आप कह लीजिए कि लाइवलीहुड का एक ऑप्शन तो हो सकता है, पर वो प्रोग्रेसिव करियर पाथ नहीं होता है अनलेस अनटिल कि वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर सेक्टर में हो। वो हो तो फिर बहुत अच्छा, फिर तो स्टार्टअप्स करिए, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बुरी बात नहीं है, आजकल लड़के बड़े फेमस हो रहे हैं, वो जो बोट कंपनी है सेल्फ एम्प्लॉयड ही है, वो बड़े फेमस हैं, बहुचर्चित है इस समय में। एक दो क्लिप्स मैंने भी देखे हैं, बट वो रेगुलेटेड हो गए। अब दे आर रेगुलेटेड, इफ यू आर रेगुलेटेड सेल्फ एम्प्लॉयड देन नो प्रॉब्लम। तो फिर ये इनफॉर्मल सेक्टर नहीं हुआ ना, ये तो फिर फॉर्मल हो गया। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता ना, ये आप ही जानते हैं। आप चाहो दिशाओं में सड़कों में नज़र घुमाइए, चलिए आप जिस दुकान से किराने का सामान लेते हैं उनसे ही पूछ लीजिए कि सुबह से शाम तक जितना सामान आपने उनसे लिया तो एंट्री या मेंटेन कर रहे हैं, वो कितना सामान आया कितना गया, कोई लेजर मेंटेन हो रहा है? उनसे पूछ लेना टैक्स कितना भरते हो अंकल जी आंटी जी, पूछेंगे वो क्या होता है बेटा, किराने में तो कमाई नहीं है। किराने में कमाई नहीं अंकल जी, प्लॉट किधर से ले लिया फिर? तो किराने की खासियत है कि इसमें कमाई नहीं होती, लेकिन फिर भी सारी उम्र किराना करते रहेंगे, बच्चे पल भी जाएंगे, शादियां भी कर देंगे,
रिश्तेदारी भी निभा देंगे, फिर एंड में कहेंगे अरे किराने में काहे कमाई। वो ऐसे ही कर रहे हैं, मन लगा रहता है, कल का राशन निकल जाता है, ग्राहकी बनी हुई है। इनके पास ऐसी ऐसी लाइनें होंगी कि आपको सुन करके थोड़ी देर के लिए तो लग जाएगा कि दुनिया जहान के फिलैंथ्रोपिस्ट एक तरफ, लेकिन इस व्यक्ति का व्यक्तित्व एक तरफ। ये सिर्फ अपने जीवन के बहुमूल्य लम्हे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ग्राहकी बनी हुई है, मन लगा रहता है, राशन रूसन निकल जाता है। ऐसा तो कोई नायाब ही हो सकता है, कोई आम आदमी तो इतना पुरुषार्थ नहीं दिखा सकता है। मेरे किराने वाले कुछ यार दोस्त, उनके पिता माता उन्हीं के बीच पला, किरानों की दुकानों पे बहुत पला हूँ मैं। वो खुशबू मुझे आज भी आती रहती है, वो जो किराने की दुकानों पे आती है वो वाली है। तो पूछना उन किराने की दुकानों वालों से, नीचे जूस वाले से पूछ लेना भाई लास्ट टाइम टैक्स कब फाइल किया था, और जबकि किसी बैंक में जॉब करने वाले से ज़्यादा कमाई इसकी है। ये नीचे फूलों वाले से पूछ लेना। लेकिन आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि फूलों वाले ने जो लड़के रखे हुए हैं उनकी बेचारों की शक्ल देख लेना। सुबह से शाम इस सड़क पे कितनी गाड़ियां गुजरती होंगी बताइए मुझे, कितना प्रदूषण, कितना हॉर्न वो बजाती होंगी बताइए। क्या उन लड़कों की सेहत के लिए कोई व्यवस्था है? क्या उनकी शक्ल और शरीर देख करके आपको लगता है कि उनके पोषण की कोई व्यवस्था है? क्या आपको उनका चेहरा देख करके नहीं लगता कि एक भी छुट्टी कर दी तो दिहाड़ी कट जाएगी? नहीं करनी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने उनको 365 दिन लगातार ही देखा है यहाँ पे? मैं तो कब से हुए हूँ, लगातार ही देखा। क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ते होंगे? या शायद बीमार वाले दिन भी उन्हें आना पड़ता है? इनफॉर्मलाइजेशन कुछ ऐसा करता है, जीवन को जीवन नहीं रहने देता, और फिर यह ठीक नहीं है बात समझ में? तो ऐसा इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी सब सहारन अफ्रीकन में डोमिनेंट है, इसलिए विकास नहीं है। वो जो वर्चुअस साइकिल है वो चल नहीं रहा है क्योंकि सरकार के पास धन आ नहीं रहा है और लोग कमाई कर नहीं रहे हैं। लोग कमाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों का स्तर नहीं बन पा रहा है, लोग एजुकेट स्किल्ड हो नहीं पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही हैं चारों तरफ क्योंकि निवेश नहीं हो रहा है, ना सरकार की तरफ से, ना निजी रूप में, ना प्राइवेट, ना पब्लिक। और वो इसलिए नहीं हो रहा कि सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है। सरकारें बामुश्किल फंक्शन कर रही हैं और बामुश्किल ही बुनियादी चीज़ें आपको उपलब्ध करा रही हैं, वो भी कभी WHO की मदद से, कभी वर्ल्ड बैंक की मदद से और कभी यूनाइटेड नेशंस की मदद से। वो सुविधाएं अगर मिल भी रही हैं तो बामुश्किल ही मिल रही हैं और उनमें भी क्वालिटी नहीं है। तो ऐसे में वो वर्चुअस साइकिल इनिशिएट ही नहीं हो रहा है, विशियस साइकिल बना हुआ है और ये चीज़ पीछे की ओर धकेल रही है। और यहाँ से फिर जो ओरिजिनली कुछ एथनिक क्लैशेस हैं भी समुदायों के बीच, वो बड़े स्तर के सिविल वॉर्स में बदल जाते हैं जब समाज में कुछ ही रिसोर्सेज हों और उन्हीं रिसोर्सेज को हर कोई अपने लिए एग्जैक्ट कर लेना चाहता हो, उन्हें एक्सप्लॉइट कर लेना चाहता हो कि हमारा समुदाय, हमारा कुनबा विकसित हो जाए, क्योंकि वाइडर स्केल पर चॉइसेस लोगों के पास नहीं है। और इसी तरह की अर्थव्यवस्थाओं के कारण चूक जाती है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फिर यहां भी चूक रही है। अथॉरिटेटिव स्टांस आपको कॉमन नजर आएंगे, डिक्टेटर एक्टिविटीज कॉमन नजर आएंगी, इलेक्शंस अगर कहीं हैं तो बहुत इरेगुलर नजर आएंगे, समुदाय खुद को खुद ही मैनेज करते हुए नजर आएंगे। ऐसी परिस्थितियां आपको नजर आएंगी। अब देखो, इनकम्स, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली साइज, ये तो हमने इसी में ही कवर कर दिया। इनकम्स आपके मुताबिक क्या होंगी यहाँ पर? लो। इवन अगर यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों की बात करें तो वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे लोवेस्ट। और अगर कुछ कंट्रीज मिडिल रेंज में है भी तो वो मिडिल रेंज में भी लोवेस्ट। ओके, और कैसे आंका जाता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? सिंपल, आप बताएं।